दोस्तों, परसों एक व्यक्ति को फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सो वो थोड़ी देर चुप रहता है। उसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दें। सबोध कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूं, उसके साथ एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ। जज साहब इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं। जेलर साहब और सब सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसे पहली बार देख रहा हूँ जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर झूलना है और वह दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह अपनी पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसकी पत्नी को यह खबर भिजवा देते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जी हाँ दोस्तों, जब इसकी पूरी दुखद कहानी मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। और यह कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहाँ पर 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम सुबोध होता है, दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते थे, पीते थे, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं। और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन करते हैं। और इसी बीच इसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वह सुबोध से कहीं ना कहीं प्यार करने लगती है। सुबोध को अपना कहीं ना कहीं दिल दे बैठती है और दोनों एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ रहना हो जाता है। सुबोध जब अपना टिफिन लेकर जाता था तो उसके टिफिन से कहीं ना कहीं वंदना भी खाना खा लेती थी और जब वंदना लेकर आती है तो उससे सुबोध भी निकाल कर खा लेता था। मतलब ये कहें कि दोनों ही दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी जो कहीं ना कहीं अब औरों को भी नजर आने लगी थी। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो सुबोध कहता है कि ना कि कोई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर करना चाहता हूँ, सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूँगा। ऐसे लोगों का मानना होता है क्योंकि गर्लफ्रेंड वो हमारी है तो हम आपको तुम्हारी उससे बातें क्यों कराएं। कहीं ना कहीं वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से कहीं न कहीं प्रमोद नाराज हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन करने लगता है। उसके साथ हर वह काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं चाहती थी। एक दिन वह हद से ज़्यादा गुजर जाता है और उसके बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबा कर ना सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पर जाकर सुला भी देता है। बाद में वो वहाँ से फरार हो जाता है और उसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फ़ोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे यहाँ पर पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है और उसी समय सुबोध को उस रूम पर पहुँचा हुआ होता है और वहाँ से सुबोध को गिरफ्तारी कर लेती है। सुबोध यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे, आखिर ये जो घटना हुई है इस कृत्य को किया किसने है। और जो मौके वारदात पर सबूत मिलता है वह सबूत ही सब कुछ होता है और कहीं ना कहीं सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। सबूत की गिरफ्तारी होती है, सबूत को जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीज़ें होने लगती हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से इसके गला रेत कर हत्या कर दी गई। जैसे इस बात की पुष्टि होती है कि एक लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, सब इस बात को लेकर इस लड़के को फांसी और इसकी डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सब इस बात के लिए अपनी आवाज़ें उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पर कहीं ना कहीं और सबूत के बेस पर सुबोध को फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर एक निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है, वह भी दोष इतना कि कहीं ना कहीं फांसी के फंदे तक ही उसको पहुंचा दिया जाता है। परसों उसकी फांसी होने होती है। जज साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब सुबोध परसों तुम्हारी फांसी होनी है और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी यह कहता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और कानून और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा है क्या। सुबह थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलता है कि जज साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दें। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो मेरी भी अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं। क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी और इस बात को सुनकर जज कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं। जेलर साहब सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जो एक कैदी है
जिससे 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर झूलना है और वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसकी पत्नी के यहाँ खबर भिजवा देते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक रात तुम उसके साथ बिता लो, एक रात उसके साथ तुम एक बेड पर सो जाओ। उसकी पत्नी घर से निकलती है और वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा पति, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष, कानून तो उसको दोषी मान चुका है और कहीं ना कहीं वह ज़रूर इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में, तभी कानून उसको दोषी मान चुका है। तो चलते हैं। और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूं। कहीं ना कहीं इस बात सोच के पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। उधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक रिकॉर्डर लगा दिया जाता है ताकि इस पति और पत्नी के बीच क्या क्या बातें चल रही हैं, क्या क्या एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है कहीं ना कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहां से उन दोनों के बीच जो भी बातें हो रही हैं, जो भी बातचीत हो रही है, उसको साफ साफ सुन पाएँ। और इसके साथ ही इस रूम के बाहर भी 2 गार्ड को तैनात कर दिया जाते हैं। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही अपने पति को देखती है, कहीं ना कहीं रोना प्रारंभ कर देती है, जिसे देख के पति भी रोना प्रारंभ कर देता है और दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं। रोने का जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? सुबोध, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई कि तुमने यह कृत्य किया? और अगर कृत्य किया भी है, तुमने किसी से प्रेम किया भी है, तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया? बड़े ही सरसरी निगाहों से ये पूछना चाहती है कि आखिर क्या कमी रह गई, क्या बातें हो गई कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी। उस थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो या फिर कानून जिस बात के लिए, जिस कृत्य के लिए मुझे फांसी की सज़ा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी ही नहीं हूँ। मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। यह भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूत के बल पर कहीं ना कहीं किसी को सज़ा सुनाती है। इस बात के जितने भी एविडेंस है, जितने भी सबूत हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, वो हमारे अगेंस्ट हैं। इस वजह से हमें फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है, तुम वह बात बताओ, उसकी पत्नी यह पूछती है। और इधर इन दोनों के बीच जो भी कन्फेक्शन हो रहा था, जो भी बातचीत चल रही होती है, यह बात साफ साफ जेलर साहब को साथी और भी लोग सुन रहे थे। सुबोध बोलना प्रारंभ करता है, हमारी कंपनी जहाँ की मैं और प्रमोद दोनों एक ही साथ काम करते हैं, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वंदना से हमारी दोस्ती हो जाती है। इतना ही नहीं, हमारा टिफ़िन खा लेती है और हम उसका टिफ़िन खा लेते हैं। और कहीं ना कहीं यह दोस्ती थी हम लोगों के बीच और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था। जो कि सुबोध अपनी पत्नी को कहता है कि पत्नी उससे पूछती है कि फिर क्या हुआ, तो कहानी पर बताना प्रारंभ करता है। उसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं। और हम भी उसकी बात को मना नहीं कर पाए और उसको बुला लेते हैं। और प्रमोद भी पहले से उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है। हम बाजार सब्जी लेने के लिए गए हुए थे। इसी बीच प्रमोद उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, इस मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आता हूं तब तक वंदना का शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है और वहां से प्रमोद फरार हो जाता है। मैं कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता। कुछ देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, क्योंकि मौके वारदात पर वंदना का डेड बॉडी मिलता है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं न्यायालय, साक्ष्य, कानून, यह सब हमारा अगेंस्ट होता है और पुलिस हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कहकर वह फक कर रोने लगता है, उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड होते हैं उनकी इस बात को सुनकर भी वो भी लोग रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से ये सारा कुछ सुन रहे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनके कानों तक जो आवाज़ जा रही थी, बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जेलर साहब की भी आंखें नम हो जाती हैं। पूरा जेल का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है। भारत का कानून अंधा होता है और कहीं ना कहीं ये कानून अंधा ही है। काफ़ी जांच पड़ताल होने के बाद कुछ नहीं होता है और साक्ष्य और सबूत भी मौके वारदात पर मिले। उस बेस पर हमें फांसी की सज़ा सुना दी गई। कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चों से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ है, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून, शासन और प्रशासन पर उन दोनों मायूस बच्चों का भरोसा खत्म हो जाएगा और यह
बोल के सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो जाता है। अब सब लोग रो रहे थे, बॉडीगार्ड के साथ साथ जेल के जितने भी स्टाफ है, कर्मचारी हैं, सब लोग रो रहे थे। इस घटना को देख के जाते समय पत्नी पति को देखती है, सुबोध अपनी पत्नी को देखता है और उनकी पत्नी सुबोध को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखते हैं और जब अपनी पति को रोता हुआ देखती है तब फिर से उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है और ना सिर्फ पहुंचती है बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है कि पतिदेव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट में और आपके पास रह जाऊँ। जेलर इस बात की अनुमति दे देते हैं। वह 1-2 मिनट और बिताती है। वह उसके बाद फिर से जाना प्रारंभ करती है और बोलती है कि आज आपका ये मेरा आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूँ। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं कानों कान प्रारंभ हो जाती है कि आखिर एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत का कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर साहब जब उस पूरे वॉइस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनता है तो उसके मन में अचानक एक ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान फिर एक निर्दोष को फांसी देगा। परसों सुबोध को फांसी हो जाएगी तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मेरे रहने और ना रहने का कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारे आंख के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा, अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों की बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल मीटिंग का बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, उसके साथ साथ कई सारे भूतपूर्व जज भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस बात की चर्चा वहाँ पर प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं वो इस वॉइस रिकॉर्डर को वहाँ पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनाने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिरकार भारत का कानून जो है क्या करने जा रही थी। और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में तो दोषी उसका दोस्त प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों दी जा रही है। इस बात की चर्चा वहाँ पर होने लगती है और लोग इस बात की डिसाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं अब सुबोध को रोका जाएगा और प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुँचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पर और भारत के ऊपर फिर से दोबारा भरोसा करने बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और था और कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, ना कि सुबोध ने किया। अब क्योंकि परसों फांसी होने होती है सुबोध को, इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम प्रारंभ कर देती है और जाकर प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय प्रमोद को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत के न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पर हो जाता है। अगले पल ही प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और बाइज्जत सुबोध को रिहा कर दिया जाता है। यह कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेके आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।